हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 सत्र के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका डेट क्या है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो ये नोटिस है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ये जारी किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समय सारणी, और देखिए उनका यहाँ वेबसाइट भी शो किया गया है। उनका ऑफिशियल वेबसाइट यही है scholarship.up.gov.in। इसी वेबसाइट पे आपको जा करके इनका आगे का फर्दर प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन इसमें क्या बात किया गया है। तो देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ पे बता दूं, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की समय अवधि। तो देखिए जो छात्र छात्रा है उनको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उनको देखिए डेट एक निर्धारित किया गया है। वो जो डेट है देखिए 22/9/2023 यानी कि 22 सितंबर 2023 से लेकर के 31/12/2023 यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक के अंदर में आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर देना है। ये आपको डेट पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें बात किया गया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कि छात्र छात्रा का आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। क्यों, वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों मैंडेटरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ही उनके आधार ई-केवाईसी से छात्रों का विवरण ऑटो फेच होगा। देखिए आधार कार्ड से मोबाइल इसीलिए लिंक होना जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका आधार बेस्ड ई-केवाईसी होगा। ई-केवाईसी जब करेंगे आप आधार नंबर डाल करके तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो डाल करके जब आप सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डेटा फेच कर लिया जाएगा वहाँ से आधार ई-केवाईसी के मीडियम से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर पे जा करके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में बात किया गया आय प्रमाण पत्र। माता पिता या अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और देखिए नोट में एक यहाँ पे बात किया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु अधिकतम वार्षिक आय। देखिए जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनका जो वार्षिक सालाना आय है मैक्सिमम का 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए नेक्स्ट जो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो जनरल और OBC कैटेगरी और अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनका जो अधिकतम वार्षिक आय जो होगा वो देखिए उनका 2 लाख दिया गया है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं इनका होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात किया गया है। देखिए चौथे नंबर पे आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसका सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे लगता है। फिर देखिए फिफ्थ नंबर पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं अन्य उच्च कक्षाओं के शैक्षणिक अंक पत्र। तो आप जिस भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन लगेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाई स्कूल का यहाँ पे लगेगा, और अगर आप ITI सेकेंड ईयर में है तो आपका फर्स्ट ईयर का भी डिटेल्स यहाँ पे लग देगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं छठे नंबर पे यहाँ क्या बात किया गया है। बैंक पासबुक। आपका बैंक पासबुक भी यहाँ डिटेल्स चाहिए क्योंकि उसमें आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह ब्रांच नेम वगैरह यहाँ पे फिल करना होता है। देखिए नोट में आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम। देखिए नोट में यहाँ बोला गया है कि छात्रा का खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों में होना चाहिए। कियोस्क आधारित फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल बैंक, पेटीएम। देखिए जो डिजिटल जितने अकाउंट होते हैं जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, पेटीएम हो गया बैंक, तो इसका आपका अकाउंट नंबर डिटेल्स ये आपका इसमें मान्य नहीं होगा। आपको किसी ऑथराइज राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही आपका अकाउंट होना चाहिए और आधार लिंक्ड होना चाहिए, NPCI मैप्ड होना चाहिए। देखिए क्यों, उसका भी बात यहाँ पे किया गया है। साथ ही छात्रों का बैंक खाता में आधार सीडिंग NPCI मैप होना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में आपका अकाउंट तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके अकाउंट से आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी NPCI सर्वर होता है उससे आपका अकाउंट नंबर जो है आपके आधार से लिंक होना चाहिए। उसको कैसे चेक किया जाता है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है और आपको नहीं पता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है NPCI लिंक्ड है कि नहीं, आधार से लिंक्ड है कि नहीं, तो उसका वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। कुछ लोगों को NPCI वेरिफिकेशन से रिलेटेड इशू आ रहा था तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो अपलोड किया इसी चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। देखिए इससे अगले नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं।
संस्था में जमा किए गए शुल्क रसीद की प्रति। देखिए, जो आप इंस्टीट्यूशंस में जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो आप फीस जमा किए होंगे उसका रसीद चाहिए, क्योंकि उसमें शुल्क भुगतान से संबंधित रिलेटेड वहाँ पे फीस वगैरह डालना रहता है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्रों को वांछित अभिलेखों के साथ विद्यालय में दिनांक 25/9/2023 से लेकर के 8/1/2024 तक जमा किया जाना है। यानी कि आपका 25 सितंबर 2023 से लेकर के 8 जनवरी 2024 के बीच में आपको इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र संदेहास्पद डाटा में प्रदर्शित होगा, जो छात्रों को दिनांक 31/1/2024 यानी कि 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक ठीक किए जाने हेतु छात्रों को लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। इसी समय अंतराल में छात्रों द्वारा अपनी त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अगर आपने फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर दिया, इंस्टीट्यूशंस में जमा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको देखिए उसके लिए 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 के बीच में आपको एक लिंक मिलेगा। वो आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम बनाए रहते हैं उससे लॉगिन हो करके आप वहाँ से आप उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप कॉलेज में जमा करना है। जैसे कि देखिए वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, ठीक किए गए आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा दिनांक 12/2/2024 यानी कि 12 फरवरी 2024 तक वांछित अभिलेखों के साथ शिक्षण संस्थान में जमा किया जाएगा। जैसे कि आपने जो करेक्शन किया फिर से दोबारा, उसमें जो भी आप करेक्शन किए होंगे तो फाइनल प्रिंट आउट उसका निकाल करके उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको फिर से वो कॉलेज में जमा कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या बोला गया है। जैसे नोट में देखिए यहाँ पे स्पेशल एक दिया गया है कि द्वितीय चरण में दिनांक 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31/3/2024 यानी कि 31 मार्च 2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल खुला रहेगा। देखिए स्पेशल कैटेगरीज यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक ये उनके लिए पोर्टल ये खुला रहेगा, स्पेशल इन्हीं 2 कैटेगरीज के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। छात्र उन्हीं आवेदन पत्रों का नवीनीकरण कर सकेंगे जिनके गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षा घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रमोटेड वगैरह हैं। तो देखिए इसमें बात किया गया है, जैसे कि मान लीजिए आप ITI सेकेंड ईयर में हैं, आपका ITI फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आ गया है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिन्यूअल वाले सेक्शन पे जा करके वहाँ लॉगिन हो करके आप वहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षा फल व नामांकन संख्या अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। जैसे कि आप रिन्यूअल के लिए जब लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं फिल करना रहता है। पिछले वाला डेटा वो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। कुछ जैसे प्रीवियस ईयर्स का उसमें डाटा फिल करना होगा, जैसे एजुकेशनल का कि आप कितना मार्क्स सिक्योर किए थे, पूर्णांक क्या था, ये सारी केवल एजुकेशनल प्रीवियस ईयर का एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे केवल फिल करना होगा कुछ डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप है 7वां नंबर। छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में रिजल्ट नोट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रखा रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समय अवधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। जैसे कि देखिए कुछ लोग का रिजल्ट नहीं आया होगा, तो जैसे इसमें बोला जा रहा है कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड, यानी कि अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है, आप वो ऑप्शन चूज करके आप फॉर्म को कंप्लीट करके भर सकते हैं। फिर उसके बाद एक उनका जो डाटा रहेगा वो मतलब वेटिंग में रखा जाएगा। फिर जब आप रिजल्ट वगैरह आ गया फिर आप उसको अपडेट कर देंगे, तो फिर आपको अग्रसित कराना होगा कॉलेज से और उसके बाद आपको आगे का फर्दर प्रोसेस होगा। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए रहेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, यही बोला जा रहा है।
तो दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 सारा पॉइंट्स आपको डिस्कशन किया हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन होगा, आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और NPCI वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएगा। चलिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आपको इस चैनल पर इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।